हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, सो काइंडली पे अटेंशन। स्टेप बाय स्टेप। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, हम अपनी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी से हमारे कितने अप्लायंसेस चलते हैं, इवन द फोन और अ पीसी यू मस्ट बी यूजिंग, अभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी ही यूज कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज व्हेन वी हैव अ सोर्स ऑफ करंट एंड अ क्लोज्ड पाथ और सर्किट। जैसे कि चैप्टर में हमने पढ़ा था, मेरी पहली वीडियोस में भी मैंने चैप्टर डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक सिटी जो है तभी फ्लो करती है जब आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है, वो कहीं से ब्रोकन नहीं होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है जब कोई कंडक्टर वहां हो। जिससे कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जैसे कि मेटल्स होते हैं, आयरन होती है। वैसे ही इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर्स। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंसुलेटर्स के अंदर से फ्लो नहीं करता, जैसे कि रबर, वुड एटसेट्रा। तो ऐसी चीजें इंसुलेटर्स कहलाती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। सो ये दोनों ही डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू insulators. Both the definitions are very important. Now, conductors and insulators among solid materials. हमने conductors और insulators को सॉलिड में, लिक्विड में, दोनों में ही अच्छे से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे सॉलिड मटेरियल्स बताए गए हैं। तो कौन से कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड मटेरियल्स में, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये दोनों ही अच्छे कंडक्टर्स हैं सॉलिड में। और वैसे ही रबर, प्लास्टिक और वुड है, ये इंसुलेटर्स है। तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के। नाउ, अभी अपने सॉलिड्स की बात करी, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, वैसे ही कुछ गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स भी होते हैं। तो अब गुड कंडक्टिंग लिक्विड्स कौन से होते हैं? लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर मिल्क। अब लेमन जूस एक एसिड है, विनेगर एसिड है, टैप वाटर मिल्क में ऑलरेडी सॉल्ट्स होते हैं। सॉरी, here is a mistake. टैप वाटर और मिल्क आर डिफरेंट थिंग्स। टैप वाटर अलग है, मिल्क अलग है। तो टैप वाटर एक अच्छा कंडक्टर इसलिए क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं, वैसे ही मिल्क भी एक कंडक्टिंग लिक्विड है। अब पुअर कंडक्टर्स में आ जाते हैं। इसमें आ जाता है आपका डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें कोई भी मिनरल सॉल्ट्स नहीं होते। वेजिटेबल ऑयल जो है ये भी एक पुअर कंडक्टर है, और हनी भी एक पुअर कंडक्टर है लिक्विड का। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है गुड कंडक्टिंग लिक्विड्स के और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स के। गुड कंडक्टिंग लिक्विड्स में तीन चीजों को हमेशा याद रखिए कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं। एलईडी, व्हाट इज एलईडी? एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ये छोटी सी लाइट्स आपने हमेशा आजकल बहुत ज्यादा यूज में हर जगह देखी होंगी। आपके घरों की लाइट्स में एलईडी यूज होती है, ट्रैफिक लाइट्स में एलईडी यूज होती है। समटाइम्स द कंडक्टर्स मे बी वीक, मींस इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम बट दे डज नॉट हीट फिलामेंट टू दैट एक्सटेंट टू ग्लो अ बल्ब। लेकिन कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर और इंसुलेटर में ही यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया गया है। यहाँ कंडक्टर को एज अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर भी बताया गया है। तो कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि वीक होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो होने देते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बल्ब है सर्किट में लगाया गया वो बल्ब ग्लो नहीं करता, क्योंकि वो ज्यादा वीक होता है कंडक्टर। तो ऐसे केस में, इन दैट केस वी यूज एलईडी बल्ब्स। ऐसे केस में हम एलईडी बल्ब्स को यूज करते हैं। जो एलईडी होती है ग्लोज इवन व्हेन अ वीक करंट फ्लोज थ्रू देम। वो थोड़ा सा करंट भी मिले तो वो ग्लो करेगी। सो एलईडी हैज टू लीड्स, उसमें दो लीड्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो उसकी लंबी वाली लीड होगी उसमें एक लंबी लीड होती है, एक थोड़ी छोटी होती है। द लॉन्गर वन इज पॉजिटिव एंड द शॉर्टर वन इज
negative lead of the LED. यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि हम बल्ब की जगह एलईडी यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम एलईडी की जगह या बल्ब की जगह मैग्नेटिक कंपास को भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा सकते हैं। इसके लिए एक हमें खाली माचिस की डिब्बी के अंदर कंपास को रखना होता है, उस पर 3-4 बार वायर को लपेटना होता है। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक कंपास के साथ तैयार हो जाता है। और मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, वो मूवमेंट शो करती है जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है। सो वी कैन ऑल्सो चेक वीक सर्किट थ्रू अ सर्किट और टेस्टर विच कंटेन्स मैग्नेटिक कंपास निडल। तो हम इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ टेस्टर वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा टेस्टर है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है, तो आपका आंसर है कि वो एक मैग्नेटिक कंपास के साथ बनाया हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करेगा। करंट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। ऑब्वियसली जब वो डिफ्लेक्शन शो करती है निडल मैग्नेटिक कंपास की, तो वो करंट को शो करती है। करंट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ऑल लिक्विड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी लिक्विड्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन वो गुड या पुअर हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकते हैं। अल्कोहल, ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि वेजिटेबल ऑयल जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और डिस्टिल्ड वाटर उसमें मिनरल्स नहीं है, सॉल्ट्स नहीं है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको ये याद रखना है कि अल्कोहल भी, ऑयल भी और डिस्टिल्ड वाटर भी एक पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हवा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हवा जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ऑब्वियसली, अदरवाइज तो हमें ही करंट लगेगा, हमें ही शॉक्स लगते रहेंगे। सो बट व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, ड्यूरिंग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम। लेकिन जब बारिश हो गई, हवा में मॉइस्चर आ गया, पहले हवा पुअर कंडक्टर थी, अब वो एक गुड कंडक्टर बन जाती है। तो लाइटनिंग के टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एयर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज योर सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट्स, पोटेशियम, आयोडीन are bad conductors, but when heated they become good conductors of electricity. अब हमने ऊपर हमें एक एक्सेप्शन मिली कि एयर में जब मॉइस्चर आ गया, उसमें पानी आ गया, तो वो एक गुड कंडक्टर बन गई। वैसे ही सॉल्ट्स हैं, जो कॉमन सॉल्ट्स है, पोटेशियम, आयोडीन है, ये बैड कंडक्टर्स है, लेकिन हीट करने पर ये गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट इज योर डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर हमें पता ही है कि इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन सॉल्ट इज एडेड इट बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन चीजों को, जो ये बैड कंडक्टर्स है, पुअर कंडक्टर्स है, हम इन्हें गुड कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाकर। So many salts when dissolved in water act as a good conductor of electricity. हमने कुछ एक्टिविटीज भी की थी अपने चैप्टर में, जिसके अंदर हमने कॉमन सॉल्ट ऐड किया था, इस तरह से और कुछ सॉल्ट्स ऐड किए गए थे, जिससे कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर था वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया था। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जिस तरह से एयर गुड कंडक्टर बन जाती है, सॉल्ट्स को हीट करने पे वो और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें भी अगर आप सॉल्ट को ऐड करते हैं, कुछ केमिकल्स को ऐड करते हैं, तो भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। नाउ चैप्टर की स्टार्टिंग में ही था ये क्वेश्चन, नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर जो है टैप वाटर, वेल्स, हैंड पंप्स एंड पॉन्ड वाटर कंटेन सेवरल मिनरल्स विच आर गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो टैप वाटर होता है, वेल्स का पानी होता है, हैंड पंप्स का होता है, पॉन्ड्स का होता है, इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ऑलरेडी, हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी माने जाते हैं। Now, when we touch electric appliances with wet hands, we get electric shock because our body has 70% water with dissolved salts. हमारी तो बॉडी खुद ही पानी से बनी है, 70% पानी हमारी बॉडी के अंदर है, इसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, तो इसलिए हम जो है एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का।
acids, bases and salts when dissolves in water acts as a good conductor of electricity. ये बहुत ही important point है, ये fill in the blanks में पूछा जा सकता है कि dash dash and dash when dissolves in water acts as a good conductor of electricity. तो ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा important है जो कि पानी में घुलने के बाद बहुत ही अच्छा कंडक्टर बनेंगी, वो है acid, bases and salts. तो इस तरह से जो आपका डिस्टिल्ड वाटर भी है वो भी एक गुड कंडक्टर बन जाता है अगर उनमें ये सब चीजें आप मिला देंगे तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन वाटर. लेकिन ये जो केमिकल इफेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन वाटर है, जो पानी के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ते हैं तो क्या उसके अंदर कुछ केमिकल इफेक्ट्स होते हैं? यस, होते हैं. हमने बहुत पहले भी एक्टिविटी में देखा चैप्टर में कि पानी के अंदर भी केमिकल इफेक्ट्स होते हैं. इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक्स अप द वाटर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, उसकी दोनों वायर्स को आपने पानी के अंदर छोड़ा तो आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे आपको बबल्स नजर आए थे जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के थे. तो इस तरह से H2O तो था, जो H2O आपका वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिवाइड हो गया था. वैसे ही जब हमने उस एक्टिविटी को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से किया तो ब्रेक्स अप इनटू कॉपर एंड इट्स अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो वो कॉपर में और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेकअप हो गया था कॉपर सल्फेट. कॉपर की लेयर भी इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको नजर आएगी अगर आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केमिकल इफेक्ट होता है पानी के अंदर जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. अगर वो H2O है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिवाइड होगा. अगर वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर में और सल्फेट में वो अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की. नाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फिनोमिना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय इलेक्ट्रिक करंट. अब जो पानी के अंदर चेंजेस आए हैं इलेक्ट्रिक करंट छोड़ने पे, कुछ केमिकल इफेक्ट्स आएंगे तो ये केमिकल इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. तो दिस इज द डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय इलेक्ट्रिक current. Now what is electrolysis? The process of chemical deposition of a liquid or a solution on passing an electric current is called electrolysis. ये बहुत ही ज़्यादा important है, इसकी activity भी की गई थी. तो the process of chemical deposition, वो liquid में से ही जो है electrodes के ऊपर deposition होना शुरू हो जाता है through by passing and with the help of an electric current. तो वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? लिक्विड और सॉल्यूशन दैट ब्रेक्स अप ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज इलेक्ट्रोलाइट. जैसे पहले H2O था, पानी था, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्रेक हुआ, तो वो लिक्विड और सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. Now electrodes क्या होते हैं? The rod or a plate through which electrolytic electric current either enters or leaves on solution. For example, iron rods, copper rods और carbon rods. तो हम पानी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं, प्लेटिंग के लिए डालते हैं, हमने उसको कॉपर रॉड्स को भी डाला था, कार्बन रॉड्स की भी हमने एक्टिविटी की थी कि हमने उसे अच्छे से घिस कर क्लीन कर कर साफ कर कर डाला. वो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे, उनके ऊपर परत चढ़ी थी कॉपर की. सॉल्यूशन में डालने के बाद जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर चढ़ना शुरू हो जाता है. तो इस तरह से जो वो दोनों आपकी रॉड्स थी, कॉपर रॉड्स थी या कार्बन रॉड्स थी, वो आपके इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं. नाउ एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दो रहते हैं, एक पॉजिटिव से कनेक्ट होता है टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होता है. जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है हम उसे एनोड कहते हैं. द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एनोड. तो जो पानी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट एंटर कर रहा है वो एनोड के थ्रू करेगा. कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट लीव्स द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कैथोड. लेकिन जिससे करंट उस सॉल्यूशन को लीव करता है, निकलता है बाहर, उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर कैथोड कहते हैं. तो ये एनोड और कैथोड, दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस व्हिच वन शुड नो.
नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें केमिकल इफेक्ट्स के। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, हमें डे टू डे लाइफ में काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन है, बहुत यूजेस में आता है। तो क्या क्या इसके यूजेस हैं देखते हैं हम। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो अब हमें पता है जो मेटल्स होते हैं वो ओर फॉर्म में होते हैं, तो उसमें से जो ओर्स में से जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्यूरिफाइंग मैटर्स सच एज कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अगर आपको इसको प्यूरिफाई करना है, अगर आप इसको प्योर बनाना चाहते हैं, तब भी हमें इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि हम ज्वेलरी देखते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे, सस्ती ज्वेलरी पे गोल्ड की, सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि व्हील रिम्स के ऊपर, साइकिल के हैंडल्स के ऊपर भी क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, हम अगर उससे पूरा पूरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वो कॉस्टली होता है, तो हम उसकी प्लेटिंग करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप केमिकल इफेक्ट्स की क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आप उसे कैसे ये हमारी लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको उसके अंदर देने हैं, यू कैन स्कोर वेल। अब आ जाते हैं हम लास्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग is the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। ये very important definition है और अच्छे से लर्न होनी चाहिए, एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए। नाउ अब इसके हम एग्जांपल्स भी बता रहे हैं, लाइक डेपोजिशन ऑफ क्रोमियम ऑन कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, बाईसाइकिल हैंडल बार्स। और व्हील के रिम्स पे भी इसे किया जाता है, क्रोमियम के डेपोजिशन को, क्रोमियम की लेयर्स चढ़ाई जाती है, क्योंकि क्रोमियम एक बहुत ही ज़्यादा शाइनी मटेरियल होता है। तो इस तरह से हम एक, और काफ़ी कॉस्टली होता है, तो हम उसकी सिर्फ लेयर्स उस पर चढ़ाते हैं, उसकी प्लेटिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है। वैसे ही डेपोजिशन ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास और कॉपर एटसेट्रा है ना, तो इस तरह से सिल्वर का भी डेपोजिशन हम कर सकते हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप एक सस्ते मेटल के ऊपर सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग करके उसे एक एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं, एक सुंदर ब्यूटीफुल ज्वेलरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे साइंस बिट्स के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फाराडे। ही आल्सो इन्वेंटेड डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर एंड डायनामो। तो माइकल फाराडे के बारे में यहाँ बताया गया, इसी ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कवर किया था। So these are all good for your general knowledge and it is going to help you in your exams. Now, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस क्या क्या होते हैं, अभी भी हमने पहले एग्जाम्पल्स में पढ़ा है इसकी डेफिनेशन के साथ। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, इसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है कोटिंग के लिए। मेटल के ऊपर कोई भी कोटिंग चढ़ानी है, उसकी थिन लेयर चढ़ानी है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स टू मेक आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट विद निकल। अब जब आयरन के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके कोरोजन की, उसकी रस्टिंग की, उस पर जंग लग जाता है, तो उसे भी बचाना पड़ता है, तो उसके ऊपर निकल की कोटिंग की जाती है। निकल, याद रखिए कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर निकल की कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। नाउ ब्रास ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। अब जो ब्रास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्रोमियम चढ़ाया जाता है, जैसे आपकी बाथ टैप्स। टिन्स कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड, हाँ, are made by electroplating tin on iron, hence saves the food from spoiling। अब टिन कैंस आती हैं घर में, गुलाब जामुन आते हैं, रसगुल्ले आते हैं, टिन कैंस के अंदर आते हैं, लेकिन वो पूरी टिन कैन टिन से नहीं बनी है, उसके अंदर आयरन है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके एक टिन की लेयर चढ़ाई गई है। इससे जो होता है आपका फूड जो होता है आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आता और वो स्पॉइल नहीं होता, क्योंकि आयरन इज वेरी फेमस फॉर कोरोजन, फॉर रस्टिंग, वो आपके फूड को बर्बाद कर देगा। लेकिन जब टिन की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ जाएगी तो आपका जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होगा।
तो उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके यूजेस के ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको इसके 2 या 3 यूजेस पूछ लिए जाएं, तो आपको ये सब कुछ पता होगा तो यू वेरी कॉन्फिडेंटली यू कैन आंसर योर क्वेश्चंस। अब थोड़े से साइंस बिट्स पढ़ते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि हम सभी को होनी चाहिए। तो पोटेशियम वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज आइसोलेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये पोटेशियम जो था एक फर्स्ट मेटल था। नाउ LEDs आर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स एज दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिक करंट एंड हैव लॉन्गर लाइफ। आजकल LEDs यूज होती हैं ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में। एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती हैं, घरों में भी लोग LED लाइट्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत कम यूज करती है LEDs, और इनकी लॉन्गर लाइफ होती है, काफी लंबे टाइम तक आपका साथ देंगी। सो वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में कॉज एनवायरमेंट पोल्यूशन। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फायदे तो बहुत सारे, लेकिन ये जो है एक ऐसा वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। स्पेसिफिक गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलो टू सेव दी एनवायरमेंट। लेकिन अगर हमें इसके फायदे चाहिए तो हमें अपनी एनवायरमेंट को भी सेफ रखना चाहिए। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू किए गए हैं जिसे कि सब इन फैक्ट्रीज वालों को, इंडस्ट्री वालों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी एनवायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो। तो इसमें से कुछ वेस्ट भी जनरेट होते हैं एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट।